हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग विस्तास के चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की समरी समझेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के ऑथर हैं तिशानी दोशी, जो कि एक साउथ इंडियन राइटर हैं। इस चैप्टर में ऑथर अपने अंटार्कटिका की जर्नी को बताते हैं। ऑथर रशियन रिसर्च वेसल या शिप अकेडमिक शोकल स्काई में सबसे ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट और विंडेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका जाती है। ऑथर की जर्नी शुरू हुई थी इक्वेटर के नॉर्थ से 13.9 डिग्रीज तमिलनाडु से। फिर उन्होंने 9 टाइम जोन को क्रॉस किया और 6 चेक पॉइंट्स को भी, 3 वाटर बॉडीज़ को भी क्रॉस किया और फिर कई सारे इकोस्फीयर्स को भी पार किया। 100 आवर्स यानी 100 घंटों की जर्नी के बाद फाइनली वो अंटार्कटिका पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी जर्नी एक कार, एक एरोप्लेन और एक शिप से पूरी की थी। जो पहला इमोशन उन्हें फील हुआ इस खूबसूरत कॉन्टिनेंट को देखने के बाद वो था शांति पाना। उन्हें ये बात भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है कि एक टाइम पर इंडिया और अंटार्कटिका भी एक ही लैंड के पार्ट थे। 650 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ वैसी नहीं थी जैसे वो आज है। 650 मिलियन ईयर्स पहले एक सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना हुआ करता था। गोंडवाना का सेंटर ही अंटार्कटिका था। उस टाइम पर अंटार्कटिका ठंडा नहीं था और वहाँ पर भी प्लांट्स और एनिमल्स हुआ करते थे। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना 500 मिलियन ईयर्स तक रहा, पर जैसे जैसे डायनासॉर्स एक्सटिंक्ट हो गए और मैमल्स एज आ गई, वैसे वैसे गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया और कॉन्टिनेंट्स वैसे बन गए जैसे वो आज हैं। अंटार्कटिका के बारे में जानने का मतलब है ये जानना कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं और हम किस डायरेक्शन में डेवलप कर रहे हैं। अंटार्कटिका को जानने से हमें कार्डिनल फोल्ड्स की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा। साथ ही इससे हमें प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स और ओजोन और कार्बन के बारे में भी पता चलेगा। इससे हमें स्पीशीज़ के इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन का पता चलेगा। ये जानना भी कितने कमाल की बात है कि इंडिया सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से अलग हुआ और फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में गया और वहाँ से वो एशिया के साथ ज्वाइन हो गया। एशिया और इंडिया के ज्वाइन होने से ही हिमालयाज़ फॉर्म हुए थे। साउथ अमेरिका भी गोंडवाना से सेपरेट होने के बाद नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गया, जिससे ड्रेक पैसेज ओपन हो गया और फिर उससे क्रिएट हुआ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जो कि अंटार्कटिका के कम टेम्परेचर का रीज़न है। कोल्ड सर्कमपोलर करंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। राइटर साउथ इंडिया में तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, जहाँ पर सन की पूजा की जाती थी। यानी राइटर साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी जहाँ पे काफ़ी हॉट वेदर रहता था। ऐसे में अंटार्कटिका का कोल्ड क्लाइमेट उनके सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस को इफेक्ट कर रहा था। साथ ही राइटर का साउथ इंडिया के हॉट क्लाइमेट से यहाँ अंटार्कटिका के कोल्ड क्लाइमेट में आना उनकी इमेजिनेशन को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। उन्होंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था। राइटर बताती हैं कि बिल्कुल किसी बॉल पे चलने जैसा था। वहाँ पे कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं थे, यानी वहाँ पर कोई पेड़ नहीं थे, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, यानी वहाँ पे इंसानों की कोई निशानी नहीं थी। राइटर बताती हैं यहाँ पे छोटी स्पीशीज़ जैसे मिजिस और माइट से लेकर वेल जैसी बड़ी बड़ी स्पीशीज़ भी मिलती हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी सारी स्पीशीज़ मिलती हैं। यहाँ पर कंट्री के साइज़ जितने आइसबर्ग्स मिल जाते हैं। जो लास्ट टाइम लार्जेस्ट आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया था वो बेल्जियम के साइज़ के बराबर था। राइटर बताती हैं कि ह्यूमंस को अर्थ पर आए हुए अराउंड 12,000 ईयर्स ही हुए हैं, जो कि अर्थ की हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी कम टाइम है। लेकिन इतने कम टाइम में ही हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर ली है। चाहे वो विलेजेस हो, टाउन्स हो, सिटीज़ हो या मेगा सिटीज़ हो, हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। हमने अर्थ के स्पेस के लिए एनिमल्स और बाकी स्पीशीज़ से लड़ाई शुरू कर दी है। ज़्यादा स्पेस के लिए हमने पेड़ काटे, जंगल जलाए और इन जानवरों का घर छीन लिया। और हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ और अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आइस शीट्स और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। इससे सुनामी जैसे डिजास्टर भी आ सकते हैं। राइटर बताते हैं कि अंटार्कटिका के आइस कोर्स में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड भी कैद हैं। अब राइटर उस प्रोग्राम के बारे में बताती हैं जिसकी हेल्प से वो अंटार्कटिका आई थी। जॉफ ग्रीन, जो कि कैनेडियन हैं, वो ही स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन प्रोग्राम को चला रहे हैं। जॉफ ग्रीन टीनेजर्स को अंटार्कटिका ले जाया करते थे जिससे वो यहाँ की कंडीशन समझ सके। इससे पहले जॉफ ग्रीन सेलिब्रिटीज़ को अंटार्कटिका ले जाया करते थे, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ यहाँ एंजॉय करते थे और यहाँ की बिगड़ती कंडीशन को नहीं समझते थे, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को ले जाना बंद कर दिया। जॉफ ग्रीन अब टीनेजर्स को ही अंटार्कटिका इसलिए लेकर जाते थे क्योंकि इनमें से कई टीनेजर्स आगे चल के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, जो कि पॉलिसीज़ बनाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि टीनेजर्स अंटार्कटिका और एनवायरनमेंट की बिगड़ती हुई कंडीशन को ध्यान में रखकर
ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे एनवायरनमेंट और अंटार्कटिका का फ़ायदा हो। राइटर कहती हैं कि अंटार्कटिका कंडीशन कितनी बुरी है, ये अंटार्कटिका आने पर ही पूरी तरह से पता चलता है। अपने घर में सोफे पर पड़े पड़े फ़ोन चलाते हुए यहाँ की बुरी कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला। जब अंटार्कटिका में आकर आप खुद अपनी आंखों से ग्लेशियर्स को मेल्ट होता हुआ देखते हैं, तब समझ में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कोई मजाक नहीं है, ये सच है। अंटार्कटिका काफ़ी अच्छी जगह है ये समझने के लिए कि एनवायरनमेंट में छोटे चेंज भी काफ़ी बुरा इफेक्ट ला सकते हैं। राइटर बताती हैं माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, जो कि वहाँ के ग्रास के सेल्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कार्बन को एसिमिलेट करने के लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज़ करने के लिए, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फाइटोप्लैंक्टन ग्रास के सेल्स होते हैं जिनको छोटी फिशेस खाती हैं और फिर इनको बड़ी फिशेस, और ऐसे ही अंटार्कटिका में फूड चेन चलती है। ओजोन लेयर में डिप्लीशन की वजह से फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ में भी डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं। इससे फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ में रुकावट आएगी, जिससे अंटार्कटिका के बाकी एनिमल्स पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फूड चेन की वजह से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर राइटर कहती हैं, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। यानी अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो बड़ी मुश्किलें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। यानी अगर हम फाइटोप्लैंक्टन का ध्यान रखना ही शुरू कर दें तो अंटार्कटिका की बाकी स्पीशीज़ भी बच सकती हैं। इसका यही मतलब है कि अगर हम खुद छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो एनवायरनमेंट की बड़ी प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे एक छोटा स्टेप लेने से कौन सा अर्थ बच जाएगी, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है लड़का। चलिए इमेजिन करते हैं कल से, इनफैक्ट आज से आपने उन रूम्स की लाइट ऑफ करना शुरू कर दिया जहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कौन सा मेरे अकेले के ऐसे करने से अर्थ बच जाएगी। पर सोचिए, ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से काम शुरू नहीं करते क्योंकि वो लोग वेट करते हैं कि बाकी लोग वो काम कब शुरू करेंगे। किसी एक के स्टार्ट करने से बाकी लोग भी स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने से आप अकेले नहीं होंगे। हमारे छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही एनवायरनमेंट की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब कई सारे लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे, तब ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। साथ ही ऐसा करने से आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपके पेरेंट्स आप पे नहीं चलाएंगे। फिर राइटर बताती हैं कि उनकी शिप आइस में स्टक हो जाती है, तो शिप के कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो शिप को टर्न करके नॉर्थ के डायरेक्शन में लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो सबको आइस पर चलने को कहते हैं। तो वो 52 टीनेजर्स का ग्रुप आइस पर चलना शुरू करते हैं। उन टीनेजर्स ने गोटेक्स जैकेट और ग्लेयर्स पहन रखे होते हैं। वो सब लोग 1 मीटर थिक आइस पर चलते रहते हैं। राइटर ये बताती हैं कि उस आइस सरफेस के 180 मीटर्स नीचे कई स्पीशीज़ भी रहती हैं। लास्ट में राइटर को सवाल पूछते हैं, जैसे फ्यूचर में अर्थ का क्या होगा, अंटार्कटिका का क्या होगा। राइटर कहते हैं कि 2 हफ्ते इन टीनेजर्स के ग्रुप के साथ स्पेंड करने के बाद उन्हें ये समझ आ चुका है कि मिलियन ईयर्स में काफ़ी कुछ हो सकता है, पर एक दिन में क्या हो सकता है। यानी राइटर कहते हैं कि एक दिन में भी हम काफ़ी कुछ बदल सकते हैं, बस हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है। अंटार्कटिका एक बहुत सुंदर जगह है और हम अपने एफर्ट से इसे बचा सकते हैं। यही इस चैप्टर का थीम है। राइटर कहती हैं कि अगर हमें अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझना है तो हमें अंटार्कटिका को स्टडी करना चाहिए। पास्ट इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका में अर्थ की हिस्ट्री के काफ़ी सारे राज छुपे हुए हैं। यहाँ पर जो स्पीशीज़ पहले हुआ करती थी या जो भी कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रेजेंट इसलिए कि जैसे अंटार्कटिका की कंडीशन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़राब हो रही है, वैसे ही अर्थ की कंडीशन भी ख़राब हो रही है। इसलिए अर्थ के प्रेजेंट को समझने के लिए हमें अंटार्कटिका को समझना होगा। फ्यूचर इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिससे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बुरे इफेक्ट पड़ सकते हैं, और अर्थ के फ्यूचर को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है।